16 नंबर। ठीक है जी, एंट्रीज भी आई हुई हैं। तो 3 तरह के सवाल आ सकते हैं पेपर में। कौन कौन से? नोड आ सकता है, एक्सट्रैक्ट्स आ सकते हैं, और एंट्रीज आ सकते हैं। इस दफा हाई प्रोबेबिलिटी तो खैर एक्सट्रैक्ट्स की है, लेकिन एंट्रीज भी आनी चाहिए। एंट्रीज अगर पूछ ले तो आटम 24। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, एंट्रीज किस साल की है, पहले साल तय कर लेते हैं। 30 जून 24। हमारा साल शुरू कब होगा? ये कम जुलाई 23 को शुरू होगा, 30 जून 24 को खत्म होगा। उससे पहले कोई एंट्री नहीं, उसके बाद भी कोई एंट्री नहीं। ठीक है, वो कल वाला सवाल में देखा था, जिसमें आई कि अपने कमेंट्स में बताया था कि बच्चे क्या करते हैं, 20 की एंट्रीज पूछी थी, 14 से शुरू कर दी उन्होंने। ठीक है जी, तो ये गलत हरकत है। पता होना चाहिए कि हमारा साल जिसके अंदर एंट्रियां करनी है वो है कौन सा। अच्छा, उसने क्या मांगा थी? शो ऑल नेसेसरी वर्किंग, इसका मतलब वर्किंग करनी पड़ेगी। और नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। वर्किंग के नीचे जो हम लाइन लिखते होते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, वो आई क्या कहता है, हमें नहीं चाहिए। ओके जी, अब सवाल पढ़ते हैं, उसके हिसाब से फिर देखते हैं क्या क्या एंट्री होनी है। हमारा साल शुरू कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है? ये कम जुलाई 23 को शुरू होगा, 30 जून। सब देखना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द खानगढ़ लिमिटेड। पहला पॉइंट क्या है जी? और ये कम जुलाई 2023 रीवैल्यूड इट्स बिल्डिंग फॉर द सेकंड टाइम। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन करनी है। अब आपको पता रीवैल्यूएशन का क्या प्रोसीजर है? जिस दिन रीवैल्यूएशन करनी होती है उस दिन सबसे पहले एंट्री क्या होती है? पिछली जितनी डेप्रिसिएशन को वो बनाना होता है। एंट्री का पास करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। फिर रीवैल्यूएशन करके गेन लॉस जो भी आएगा उसकी फिर एंट्री होती है। अगर गेन है तो एसेट डेबिट हो जाएगा, सरप्लस क्रेडिट। और अगर लॉस हो जाएगा तो प्रॉफिट लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट, अगर पहला लॉस है, याद है। रिजल्टिंग इन एन अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ 18 मिलियन। खुद ही बता दिया उसने क्या? रिवैल्यूएशन सरप्लस आया। ठीक है, बिफोर दिस रिवैल्यूएशन द कैरिंग अमाउंट वाज रिकॉर्डेड एज 81 मिलियन। तो यहां से पता चल जाएगा, अगर कैरिंग अमाउंट उसकी 81 है तो बच्चों फेयर वैल्यू पता चल जाएगी। जो उसने बताई तो नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। 99 उसने बताया नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाला? कैरी वैल्यू 81 है, 18 का सरप्लस है, तो फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों बात याद रखनी है। आई कैप इन तीनों में से कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है। इससे पहले हमने हर सवाल में यही देखा, क्या फेयर वैल्यू दी होती है, कैरी वैल्यू दी होती है, तो हम क्या निकालते हैं? इसमें उल्टा काम किया उसने। सरप्लस दिया है, कैरी वैल्यू दिया है, फेयर वैल्यू नहीं दी, वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, फेयर वैल्यू अगर हम ना निकालें तो कोई मसला? कैरी वैल्यू दिए, सरप्लस दिए, फेयर वैल्यू नहीं निकालते हम, कोई टेंशन होगी? साल के अंदर जब हमें डेप्रिसिएशन निकालनी होगी तब हमें फेयर वैल्यू चाहिए होगी। तो लिहाजा इसका मतलब क्या है, फिर फेयर वैल्यू तो निकाल लेनी चाहिए ना, ताकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो। यार दरवाजा तो बंद कर दो, अल्लाह के बंदो। ठीक है जी। ग्रॉस अमाउंट ऑफ 90 मिलियन एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 9 मिलियन, ये पहले की बातें हो रही हैं। मतलब ग्रॉस अमाउंट पहले कितनी थी? 90 थी। डेप्रिसिएशन कितनी थी? 9 थी। ये 9 की डेप्रिसिएशन उसने क्यों दी हमें? ये वो इंफॉर्मेशन हमें क्यों दे रहा है? सोचो सोचो, ये इंफॉर्मेशन से हमें क्यों दी है, इसका हमारे सवाल से क्या लेना देना? ये इंफॉर्मेशन उसने क्यों दी है, इसका लॉस या गेन से तो कोई लेना देना नहीं था। 81 दे दिया, ठीक है, लेकिन ये क्यों बता रहा है हमें? ये क्यों बता रहा है? इसका हमारे सवाल से क्या लेना देना? मतलब ये ऐसे साल नहीं हुआ पुराना। तो
उससे हमें क्या है? मतलब भाई का मैं ये ना भी देता तो काम तो चल ही सकता था हमारा, उसने क्यों दिया? कोई ना कोई वजह तो होगी, उसने क्यों बताया? देखो बच्चों, आप जिस दिन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे 18 की, उस दिन अपने पुरानी डेप्रिसिएशन भी तो उड़ानी है। तो पुरानी डेप्रिसिएशन जब तक नहीं पता होगी, क्या उड़ाओगे? सबसे पहली एंट्री आप पास नहीं कर सकते। सबसे पहली एंट्री क्या है? पिछली जितनी भी डेप्रिसिएशन उड़ानी होती है। तो आपको पता ही नहीं है, आपको कैरी वैल्यू दे दी उसने क्या सी, डेप्रिसिएशन तो पता ही नहीं पिछली, क्या उड़ाओगे? तो इसलिए बता रहा है कि पिछली डेप्रिसिएशन कितनी है, 9, ताकि सबसे पहले आप 9 की एंट्री कर सकें। 9 की एंट्री आप क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट और फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री तो ये होनी है। फिर उसके बाद 18 की एंट्री होनी है, कौन सी? फैक्ट्री बिल्डिंग डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कहता है कि पहले क्या हुआ था? लॉस हुआ था। कब हुआ था? 2021 में। हमारा साल कौन सा है? 23 है। इसका मतलब है 2 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए? तो अगर 2 साल पहले लॉस हुआ था, तो इन 2 सालों में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई होगी। तो पहले तो डेप्रिसिएशन को ठीक करना। यहां तक की बात में लगी कि नहीं लगी? तो 18 में से क्या 12 प्रॉफिट और लॉस में ले रहे हैं? नहीं, इस 18 के 2 टुकड़े करेंगे तो सही। प्रॉफिट और लॉस में क्या जाना है और रीवैल्यूएशन सरप्लस में क्या जाना है, वो तय करना है। प्रॉफिट और लॉस में जो लॉस रिवर्स होना है वो कितना हो रहा है? 12। लेकिन 2 सालों की डेप्रिसिएशन भी तो गलत है, उसको भी तो ठीक करना है। ठीक हो गया? अच्छा बच्चों, 2 साल पहले आपकी बिल्डिंग की फेयर वैल्यू क्या होगी? वो 90 होगी। ये कैसे पता चला? 2 साल पहले जब रिवैल्यूएशन हुई थी तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 90 होगी। ये बात उसने नहीं बताई, लेकिन आपको कैसे पता चली? देखो, जिस वक्त 2 साल पहले रिवैल्यूएशन हुई होगी, तो पिछली डेप्रिसिएशन सारी उड़ा दी होगी। ये 9 फिर कहां से आया? ये 9 उस रिवॉल्यूशन के बाद वाली डेप्रिसिएशन है। उस 90 से पहले वाली डेप्रिसिएशन तो उड़ा दी होगी तब। तो ये 9 वाली डेप्रिसिएशन रिवॉल्यूशन के बाद वाली डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है ये 9 2 सालों की डेप्रिसिएशन, क्योंकि 2 साल पहले रिवॉल्यूशन हुई थी। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन बनती है 4.5। यहां तक की बात लगी। अब अगला पॉइंट ये है कि फिर कम कैसे चार्ज हुई, ये कैसे पता चले? मतलब ओरिजिनल डेप्रिसिएशन, अगर रिवॉल्यूशन लॉस ना हुआ होता तो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन 6 थी, 7 थी, 8 थी, 9 थी, कितनी थी? जिसको 4 से 5 से कंपेयर करेंगे तो लेस डेप्रिसिएशन निकल आएगी। हमें तो नहीं पता। क्या उसने सवाल में बताया है कि इस प्लांट की कॉस्ट कितनी थी? 2016 में लिया था ये प्लांट इतने का, तो बताया? नहीं बताया। तो एक डेप्रिसिएशन 9 चार्ज हुई है, कम तो है, कितनी कम है ये कैसे पता चले? ये पता नहीं चल सकता, क्योंकि उसके लिए एसेट की कॉस्ट का पता होना जरूरी था, ताकि एसेट की कॉस्ट को लाइफ पे डिवाइड करके कॉस्ट मॉडल के मुताबिक डेप्रिसिएशन निकाल लेते। उसको 4 से 5 से क्या करते? कंपेयर करते, तो हमें पता चल जाता कितनी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है। ये तो हमें बताया ही नहीं उसने। तो बच्चों, इसका एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि जो लॉस हुआ है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड, ये जो लॉस हुआ है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें, आपकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। रिमेनिंग लाइफ का कैसे पता चलेगा? देखो जरा, ये 9 डेप्रिसिएशन आई है 2 सालों की। तो 90 को किस पे डिवाइड किया गया होगा और किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 9 आया होगा? सोचो सोचो सोचो। 90 को किसी वैल्यू पे डिवाइड किया होगा, 1 साल की डेप्रिसिएशन आई होगी, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 9 बन गया ना। तो किस से डिवाइड किया होगा? करके देख लो, शाबाश। देखो, सादा अल्फाज में एक और तरीके से भी देख लेते हैं। हमारी 1 साल की डेप्रिसिएशन आती है 4/5, ये बात सबको समझ आती है। तो मैं 90 को किस पे डिवाइड करूं कि 4/5 आ जाए?
है 20, ये उसकी रिमेनिंग लाइफ है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया सबको? उसने ये सवाल में नहीं दिया हुआ, ये भी हम निकाल सकते हैं। बच्चों उस बंदे ने सवाल में हमें 2-3 चीजें नहीं दी हुई, तो ये हम अपने तजर्बे से निकाल सकते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है। पहला पॉइंट, उसने लाइफ नहीं बताई, लाइफ हम निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, उसने ये नहीं बताया कि डेप्रिसिएशन कितनी कम चार्ज हुई है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? 12 को डिवाइड करेंगे 20 पे, तो 20 कैसे पता चला? 20 कैसे पता चला कि ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है ना, किस लाइफ पे चार्ज हुई है, वहां से पता चलेगा। और समझ लगी है? तो जब तक लाइफ नहीं पता तब तक हम डेप्रिसिएशन जो कम चार्ज हुई है वो नहीं निकाल सकते। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें? 2 साल गुजर गए ना। हाँ जी। हाँ जी, 12 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 2। 1.2। तो 1.2 की डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है, तो 1.2 की डेप्रिसिएशन बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि 12 का लॉस क्रेडिट होगा और 1.2 की डेप्रिसिएशन डेबिट होगी। नेट इम्पैक्ट क्या आएगा? 10.8 जाएगा प्रॉफिट लॉस में, और 18 में से 10.8 निकालो, बाकी क्या बचता है? 7.2, ये जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो बच्चों अगली जो एंट्री होगी वो क्या होगी? फैक्ट्री बिल्डिंग डेबिट 18 से, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 10.8 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 7.2 से। यह सबसे मुश्किल एंट्री इस सवाल में है। मैं नहीं है सवाल 16 नंबर का, 16 है क्या 17 का है? 16 नंबर का सवाल है, क्योंकि इसमें उसने लाइफ भी नहीं बताई थी, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी नहीं बताई थी। लाइफ भी हमें निकालनी पड़ी है और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी हमें निकालनी पड़ी। टेंशन टेंशनल है तो थी है। अगली बारी टाइम पे आ जाए ना, थीसिस से लिखना ही है तो हो जाए कि नहीं है? इस तो बाद R2 आना है, पहले याद है? नहीं, वो तो आला तलीम के लिए आप लंदन जाएंगे ना, उसमें R2 पढ़ेंगे। जैसे लामा इकबाल आला तलीम के लिए लंदन गए थे, इब्तदाई तलीम में आपने यहाँ से आला तलीम। अच्छा जी, यहाँ तक की बात समझ लगी जी? यस सर। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है, ये अभी तक हमने जो कुछ भी किया ना, ये यकम जुलाई पे खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं? लेकिन हमने यहाँ पे भी तो पहुंचना है, क्योंकि पूरे साल की एंट्री है। हम यकम जुलाई पे खड़े थे, पहले पुरानी डेप्रिसिएशन उड़ा दी, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया। अब अगला पॉइंट ये है, जब 12 महीने गुजरे, अब 30 जून 24 पे पहुंचे, वहां पे भी तो कुछ करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब किस पे डिवाइड करना है? शाबाश 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 शाबाश, ध्यान से। किसको किस पे डिवाइड करना है? 99 को। इस वक्त हमारी फेयर वैल्यू क्या है? अच्छा, ये भी उसने नहीं बताई थी, पता ना आपको कैसे निकाली हमने? अब 99 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 19 है। सोच लो सोच लो सोच लो। डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 99 को किस पे डिवाइड करेंगे? 18 पे। 18 पे क्यों किया? 2 साल गुजर गए, यही तो मैं निकाला था कि 90 को 20 पे डिवाइड किया था, 4 6 5 आया, जबकि डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी है? 9। तो 2 साल गुजर चुके हैं ना, तो 20 में से 2 गुजर चुके, पीछे 18 रह गए। डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 5.5 आ जाएगी। ठीक है जी। तो 30 जून 2024 वाले दिन एक और एंट्री होनी है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे एक काम और भी होना है, वो क्या है? जो सरप्लस गया है 7.2 का, उसको रिटेनरी में ट्रांसफर करना है, किस पे डिवाइड करेंगे? 18 पे। इसको भी 18 पे डिवाइड करेंगे।
0.4, उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी बच्चों। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, तो जाके हमारा ये पहला पॉइंट पूरा होगा। तो इस पहले पॉइंट में 4 एंट्रियां हैं। पहली एंट्री कौन सी है? पिछली जितनी भी डेप्रिसिएशन है उड़ा देनी है, फिर सरप्लस रिकॉर्ड करना है, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, फिर सरप्लस को ट्रांसफर करना है। ये 4 एंट्री समझ लगी रही? अब जाके हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। अब दूसरे पॉइंट की बारी है। ऑन यकम नवंबर 2023, KL replaced a significant part of its machine that accounted for 30% of the machine's total value। इसी तरह का पॉइंट हमने कल किया था, याद है? और यकम नवंबर 2023, क्या ये हमारे साल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारा साल कब शुरू हो रहा है, खत्म कब हो रहा है? तो ये तारीख कौन सी है? तो नवंबर इसी साल के अंदर आ रहा है। रिप्लेसमेंट हुई है। रिप्लेसमेंट का क्या प्रोसीजर है बच्चों? और रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर की है, पैन लगी मौत है। कल कल एक इंजन खराब था। हाँ, बहुत अच्छी बात। उन्हें टॉपिक तो नहीं आना ना, क्योंकि तू छुट्टी कर ली। अब ऑटम 25 के पेपर में ये टॉपिक नहीं आ रहा, जो तू छुट्टी कर ली है ना, एग्जामिनर ने टॉपिक डिलीट कर दिया। तो स्प्रिंग 26 पूछेगा, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर को आपने बता दिया ना कि मैंने छुट्टी की है, तो तेरी मेहरबानी टॉपिक ना पूछे। 10 नहीं आपका तजर्बा? 10 बता देना है। वेरी गुड। अच्छा जी, रिप्लेसमेंट में क्या करना है? ओल्ड पार्ट जो होगा उसको डिकैपिटलाइज करेंगे और न्यू पार्ट को कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा जी, द न्यू पार्ट हैड ए प्राइस ऑफ 35 मिलियन। नया पार्ट कितने का है? However, only 22 million was paid as the old part was given in exchange। कहता हमने सिर्फ 22 मिलियन पे किया क्योंकि बाकी पुराना पार्ट भी तो दिया साथ में। दिस रिप्लेसमेंट एक्सटेंडेड द मशीन लाइफ बाय एन एडिशनल ईयर। इससे क्या हुआ, उसकी जिंदगी में 1 साल का इजाफा हो गया। Machine was purchased for 75 million on Yakam January 2021 and it had an accumulated depreciation of 12.5 million as at 30 June 2023 based on useful life of 15 साल। इस बच्चों पैराग्राफ को 2-3 दफा पढ़ ले, इसमें बहुत सारी चीजें उसने छुपाई हुई हैं, तो सारी आपको निकालनी पड़नी। इसको 2-3 दफा पढ़ो और मुझे आपने उर्दू में बताना है कि हो क्या रहा है, क्योंकि जब तक आपको बात समझ नहीं आएगी, एंट्रियां समझ नहीं आनी। हाँ जी, पढ़ लिया। देखो बच्चों, यहां पे आनी है डिस्पोजल की एंट्री। कौन सी एंट्री आनी है? डिस्पोजल की एंट्री आनी है, क्योंकि आपने पुराना पार्ट निकाल के बेचा है। तो डिस्पोजल की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, क्योंकि चीजें बेची हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, जो चीज आपने बेची है वो क्रेडिट। जो भी एंट्री करेंगे तो इसमें कोई गेन या लॉस निकल आएगा। ऐसी आपने पुराना पुर्जा निकाल के बेचा, तो बेचा तो पैसे आने थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा पैसे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसे आने थे उसकी जगह आपने क्या ले लिया है? नया पुर्जा। तो अब डिस्पोजल की एंट्री में कैश डेबिट नहीं होना, वो नया पुर्जा डेबिट होना। वो नया पुर्जा कितने का है? 35 का। तो हम क्या करेंगे? न्यू पार्ट डेबिट कितने से? 35 से। समझ लगे? फिर जो पुराना टुकड़ा आपने बेचा है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी तो उड़ाना है। वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट पता नहीं कितनी है, अभी वो देखते हैं बाद में। समझ आई बात? अच्छा, अगला पॉइंट, क्रेडिट क्या क्या करना है? जो पुराना पुर्जा है उसकी कॉस्ट को क्रेडिट करना है। वो कितनी है? निकाल सकते हैं पुराने पुर्जे की कॉस्ट। पुरानी मशीन ली कितने की थी? 75 की। उसके अंदर वो पुर्जा था कितने परसेंट? 30%। तो 75 का लेने 30%। तो ओल्ड पार्ट जो निकलेगा वो 22.5 का निकलेगा, उसकी कॉस्ट। क्या पैसे दिए हैं? दिए हैं। कितने दिए हैं? तो कैश भी क्रेडिट होगा। एंट्री समझ आ गई है? क्या क्या डेबिट होना है बताओ जरा। नया पार्ट डेबिट कितने से? 35 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? अभी नहीं पता, देखते हैं। क्रेडिट क्या होना है? ओल्ड पार्ट क्रेडिट कितने से? कॉस्ट पे होना है ना, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैदा से बना रहे हैं, तो 75 का लिए 30%।
क्या आंसर आएगा? 22.5। और कैश भी पे किया है कितना? 22 का। तेईस। अब एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं पता। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता चल जाए तो गेन या लॉस निकल आएगा। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें निकालनी पड़ेगी बच्चों। क्या ये मशीन 75 की ली थी? कब ली थी? यकम जनवरी 2001 को ली थी। आप चाहें तो 75 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें, एंड पे जाके हम 30% कर लेंगे, या शुरू में ही 30% कर लें और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करें। जैसे मर्जी करें, जो आपको समझ आता है ना वो करें। मुझे बताएं, ये जो पुराना पुर्जा हमने निकाला, उसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए एट द डेट ऑफ डिस्पोजल? जल्दी करें शाबाश। 4 पॉइंट। कर लो भी, कर लो, तुसी कर लो कुछ, तेरी मेहरबानी। पिछली बार तो लोगों के आसरे से बैठा रहा किया था, तो जो किया था उसका नतीजा भी आ गया ना। तुझे तो बताइए तू ना वो सेशन रखा कर, ट्रेनिंग सेशन, हाउ टू फेल इन पेपर। हाँ जी बच्चों, 75 उसकी वैल्यू थी। किस पे डिवाइड करेंगे? 15 पे। ऐसे ही है ना, क्योंकि उस वक्त लाइफ कितनी थी? 15 थी। कब लिया था? ये कम जनवरी 21 को। तो 21 के 6 महीने। अच्छा, स्टेलर मेथड है, तो स्टेलर मेथड में तो फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने पिछले साल के, 6 महीने अगले साल के इकट्ठा कर सकते हैं। 21 का पूरा साल, 22 का पूरा साल, और 23 का आधा साल। ये कम नवंबर तक जाना है, 9 महीने। तो बच्चों ऐसे कर सकते हैं, 2 + 10/12। सोचो, जो आंसर आएगा उसका लेंगे 30%। ये 30% क्यों लिया? क्योंकि ये तो पूरी मशीन की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। हमें चाहिए सिर्फ उस पुर्जे की डेप्रिसिएशन। तो समझ रही बात है? 75/15 × 2 + 10/12 × 30%। क्या आंसर आता है? हजे भी मैं जाना है? नहीं, इन्नी टेंडा हो गई तो हजे भी मैं जाना नाल। हाँ भाई, डेप्रेशन कितनी आती है अली? 4.25 के 4.5? 4.25। यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब वो सारी एंट्री में मुझे बताओ गेन या लॉस कितना आया? नया पुर्जा डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पुराना पुर्जा क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ये सारी एंट्री करेंगे तो गेन या लॉस निकल आएगा। बताएं जी, कितना गेन या लॉस आता है? और कितना गेन या लॉस आता है? हाँ?
ये बच्चों एंट्री हो गई। 1.25 का गेन आता है, क्या बात। हाँ जी, नया पुर्जा डेबिट कितने से? 35 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 4.25 से। कैश क्रेडिट 22 से, और ओल्ड पार्ट क्रेडिट 22.5 से। तो बच्चों लॉस निकलेगा यहाँ पे 5.25। और समझ आ गई बात है। अब बच्चों ये एंट्री किस तारीख को हुई है? ये कम नवंबर 23 को हुई है। लेकिन हमारा साल तो 30 जून 2024 तक जा रहा है ना। तो 30 जून वाले दिन एक और एंट्री भी तो होनी है। कौन सी? डेप्रिसिएशन किसकी? नए पार्ट की? सारी मशीन की। उस मशीन में से पुराना पुर्जा निकला है, नया पुर्जा ऐड हुआ है, तो मशीन भी तो थी ना। मशीन कौन सा हमने बेच दी है? तो पूरी मशीन की, इंक्लूडिंग न्यू पार्ट माइनस ओल्ड पार्ट, पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो 30 जून 2024 पे आनी चाहिए। ये सबसे मुश्किल काम है इस सवाल में। तो आप जितना अपना दिमाग लगा सकते हैं ना, लगा लें। बाद में ये ना कहना कि सर वो मैं कर ही सकता था, मैं कर लेता। ट्राई करें जरा शाबाश। आपको समझ आएगी कि ये 16 नंबर का सवाल है क्यों। तो पहले हमने जो कैरिंग अमाउंट डाली 2.575 से 30% का, हाँ, उसका डिप्रिसिएशन अकेला सेपरेट हम फाइंड कर सकते करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे इस साल की, क्योंकि वो हैं। इस साल। 5.5 से डिवाइड। हाँ, ये याद रखना, ये एक साल की डेप्रिसिएशन नहीं है, ये 2 साल 10 महीनों की है। हमने चार्ज करी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। सारी दास्तान आपके सामने लिखी हुई है। ये आपका एक हिसाब से आप ये समझ लें टेस्ट है, कि जितनी एफर्ट लगा सकते हैं ना, कि आपको जितना नॉलेज आता है सारा जिस पे अप्लाई कर लें। अगर आपने सही कैलकुलेशन कर लिया, आपका फेयर वन पास। अच्छा, यानी कि तू कैरियर के पिज्जा खाना है, मतलब तेन पिज्जा खवा लिए तो तू सीए छड़ देगा। हाँ। तो वो तो जितना दिमाग हो सकता है ना लगा लो। कोई ये कमी ना पीछे रह जाए कि सर नहीं ये तो मैं कर ही सकता था, ये तो मैं घर जाके कर लूंगा। ये तो जो आपने घर जाके करना है यहाँ पे ट्राई करके देख ली, ताकि आपको खुद फील हो कि मुझे वाकई ये चीज आती है या इसमें अभी गड़बड़ है। हाँ जी, जितना टेल लगा सकते हैं ना अकाउंटिंग का लगा लें। सिर्फ डेप्रिसिएशन मैंने आपसे मांगी है, इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, पता चल जाएगा जी आपको एफ वन में कितना अबूर हासिल है। लो जी, एक आंसर आ रहा है 5.43। 5.5। 5.92, 5.56, 5.43। तीन आंसर आ चुके हैं अभी तक। हाँ जी, 3.89, एक और आंसर आ गया जी। शाबाश 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 शाबाश। कई कई 100 घंटे पढ़ चुके हैं आप एफ वन। एक छोटा सा आपसे काम का है कि डेप्रिसिएशन निकाल दें।
हाँ भाई, निकाल लिया। अब बोलो तो सही। 5.31। तो 1 2 3 4 5 आंसर हो गए। और कोई? शाबाश 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 शाबाश। सोच लो, जितना नॉलेज है लगा दो, कोई चीज रह ना जाए पीछे। बाद में ये ना कहना कि सर अगर मैं ये करता तो ये आ जाता, मैंने नहीं किया, मैंने बच्चों पे छोड़ दिया। हाँ नहीं। 5.48। ओके जी, और जी? 5.93। बस तू ही दस दे कुछ, तेरे तेन पेपर च आया सा। तू तो कहते नहीं होया सही, तद इतने बैठा। हाँ जी। अब जरा देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि वो कहता है जब ये नया पुर्जा डाला था ना, तो उससे उसकी लाइफ में 1 साल का इजाफा हो गया था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अब उसकी जिंदगी 15 साल नहीं है, 16 साल। और समझ आ गई बात? अब अगला पॉइंट। अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। ये पुर्जा डाला, उससे मशीन की लाइफ में इजाफा तो हो गया, लेकिन क्या मशीन 2023 से आगे 16 साल चलेगी? 2 साल गुजर गए हैं ना, तो 14 साल है, 1 साल होगा तो 15 साल होगी। तो ये 2023 से आगे 16 साल नहीं गुजरेगी। ये 2023 से आगे जिस साल में खत्म होनी थी ना, उससे आगे 1 साल जाएगी। ये 1 ईयर वाला पॉइंट समझ आया? उसने ये नहीं कहा कि यकम नवंबर 2023 के बाद 16 साल जिंदगी है। उसने कहा इसकी जो भी जिंदगी थी, इस पुर्जे के लगने की वजह से उस जिंदगी में क्या हो गया? 1 साल का इजाफा हो गया। मतलब जैसे एक बंदा 40 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक हो जाता है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहां पे वो स्टंट वगैरह डालते हैं 2 3। तो कहता है अगर ये स्टंट ना डाले जाते तो बाबा जी अभी फोत हो जाने थे। अब स्टंट डालने की वजह से इनकी जिंदगी बच गई है। तो क्या उनकी जिंदगी जीरो से शुरू होगी अब? मतलब जी अब 40 साल की उम्र में मजीद 60 साल मिल गए? नहीं समझ आ रही बात? ऐसा तो नहीं होगा ना। 40 जो गुजरे वो भी तो जिंदगी का हिस्सा है। ठीक हो गया? तो अगर उसकी जिंदगी में 1 साल इजाफा हुआ है, तो जो गुजर गई है वो भी तो आपने शामिल करनी है कि नहीं करनी? क्लियर है ना? तो यकम नवंबर 23 के बाद 16 साल जिंदगी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? अच्छा। अब बच्चों आपको पता है जब भी अंदाजा चेंज होता है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी में पढ़ा था आपने, कि जब भी अंदाजा चेंज होता है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में, तो हम रिमेनिंग कॉस्ट लेते हैं और रिमेनिंग लाइफ लेते हैं, रिवाइज स्क्रैप वैल्यू लेते हैं। याद आया कुछ कुछ? नहीं बात सुन लगी? यकम नवंबर 2023 तक अंदाजा चेंज नहीं हुआ था, तो यकम नवंबर 2023 तक तो पुरानी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन यकम नवंबर 2023 के बाद पुर्जा नया डला, उसकी जिंदगी बढ़ गई, उस पर फिर बाकी की जो लाइफ बनती है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। यहां तक की बात लगी? अंदाजा कब चेंज हुआ है? यकम नवंबर 23 वाले दिन। तो इसका मतलब है यकम नवंबर 23 से पीछे 15 साल जिंदगी थी, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और यकम नवंबर 23 के बाद रिमेनिंग लाइफ जो उसकी होगी, उसकी बेस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन दो हिस्सों में निकलनी है, और डेप्रिसिएशन दो हिस्सों में निकलनी है। यहाँ पे कहीं पे है यकम नवंबर, ये हिस्से की ज्यादा डेप्रिसिएशन निकलनी है, और ये हिस्से की ज्यादा निकलनी है। यकम जुलाई से लेकर यकम नवंबर तक कितने महीने बनते हैं? हाँ जी, 4 महीने। और यहाँ पे 8 महीने। तो 4 महीनों की डेप्रिसिएशन पुराने डाटा के मुताबिक, और बाकी 8 महीनों की डेप्रिसिएशन नए डाटा के मुताबिक, जिसमें नया पुर्जा आ चुका था, पुराना निकल चुका था। ये यहाँ तक की बात सुन लगी?
ये सबसे मुश्किल काम था इस सवाल में जो हमने करना है। अब जरा देखो बच्चों, 1 नवंबर 2024 तक ये वाली डेप्रेशन निकलेगी, 75/15 × 4/12। उस वक्त पुराना पुर्जा था बीच में, याद है? 1 जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक 75/15 × 4/12 करेंगे, 1.67 की डेप्रेशन निकल आएगी पूरी मशीन की, जिसमें पुराना पुर्जा शामिल था, जिसमें पुराना पुर्जा शामिल था। 1.67 समझ आ गया नहीं? और बोलो तो सही। तो बच्चों 4 महीनों की आगे डेप्रिसिएशन कितनी? 1.67। अब अगले 8 महीनों की कितनी है, ये मेन काम है। अगले 8 महीनों में अंदाजे हमारे चेंज हो गए, मतलब कॉस्ट भी चेंज हो गई, जिंदगी भी चेंज हो गई, दो चीजें चेंज हो गई। सकरा वैल्यू भी चेंज हो सकती थी, सवाल में से सकरा वैल्यू दी नहीं है, अगर दी होती तो वो भी चेंज हो सकती थी। अब जब अंदाजे चेंज हो जाते हैं ना, तो बच्चों हम करते क्या है, रिमेनिंग कॉस्ट लेते हैं डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करते होते हैं। याद है कुछ कुछ? अब हम रिमेनिंग कॉस्ट निकालेंगे। रिमेनिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 75 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसमें 22.5 वाला पुर्जा निकल गया और 35 वाला पुर्जा ऐड हो गया, तो ये रिवाइज कॉस्ट निकल आई। कौन सी कॉस्ट निकल आई? रिवाइज। लेकिन हमने तो रिवाइज कॉस्ट नहीं लेनी, हमने तो रिमेनिंग कॉस्ट लेनी है। तो रिमेनिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जितनी पिछली डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है वो माइनस करें, ऐसी है ना? जितनी पिछली डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी है? 12.5 की। 12.5 कैसे आया बच्चों? ये दिया हुआ है। कब तक की डिप्रेशन है ये? नहीं, ये 30 जून 23 तक की है, ऐसी है। 30 जून 23 तक की ये पिछली डिप्रेशन है। अच्छा, इसमें क्या हुआ? इसमें 4 महीनों की डिप्रेशन अभी भी हमने कैलकुलेट की, ये भी तो माजी बन गया ना हमारे लिए, कब नवंबर वाले दिन वो इकट्ठी कर देंगे, इसमें जमा कर देंगे। अरे 4.25 क्यों माइनस किया हमने? वो जो पुर्जा निकाला है, वो जो पुर्जा निकाला है उसकी डिप्रेशन निकाल दें, क्योंकि यकम नंबर को पुर्जा हमारे अंदर इस डाटा में नहीं था, तो उसकी डिप्रेशन भी डाटा में नहीं रखनी। समझ आ गई? रिवाइज कॉस्ट क्या है बच्चों? 75 -22.5 जमा 35, एक्यूमुलेट डिप्रेशन 12.5 जमा 1.67 -4.25। इससे आप टोटल करेंगे तो 77.58 आपका आंसर आना है। तो 77.58 क्या है? ये बेसिकली आपकी रिमेनिंग कॉस्ट है। चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले। 77.58 आपकी रिमेनिंग कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कैसे लेनी है? ओरिजिनल लाइफ कितनी थी? 15 साल। 1 साल जिंदगी और बढ़ गई, कितनी हो गई? 16 साल। लेकिन जो गुजर गई है वो तो माइनस करो। अब गुजरी कितनी है? 2 साल 10 महीने। सोचो 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 सोचो। ये मशीन कब ली थी? 1 जनवरी 21 को। इस वक्त कहां पे खड़े हैं? तो जितनी जिंदगी गुजर गई वो माइनस करनी है ना। तो 1 जनवरी 21 से लेके 1 नवंबर 23 तक कितनी जिंदगी गुजर गई? 21 का पूरा साल गुजर गया, 22 का पूरा साल गुजर गया, और 23 के कितने महीने गुजर गए? 10 महीने। तो 2 साल 10 महीने गुजर गए। तो 2 + 10/12। तो समझ लगी? 15 कहां से आया? एक कहां से आया? -2 जमा 10/12 क्यों किया? ये करने के बाद जो आंसर आएगा उसका 8/12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 महीने की डेप्रिसिएशन ऊपर निकाल चुके हैं पुराने अंदाजों के मुताबिक, और अगले 8 महीनों की डेप्रिसिएशन निकालनी है। नहीं समझे? नहीं समझे? ये है वो सबसे मुश्किल पॉइंट जिसकी वजह से सवाल 16 नंबर का। इसलिए आई क्या तुम्हें छड़ दूंगा। और समझ लगी बात है? अब इसे कैलकुलेट करके आंसर निकालो क्या आता है।
3.928। अच्छा, इस 3.928 में 1.67 भी तो आना चाहिए ना। तो इन दोनों को जमा करके लिखेंगे बच्चों। जमा करके बताओ क्या आंसर आता है। 3.928 है, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 3.3993 कर लें। और बोलो तो सही। तो बच्चों क्या आ जाएगा, 3.93 प्लस है। ये वाला ये 3.90 है, ये नहीं है 5.9 देख लो भी, देख लो 77.58 डिवाइडेड बाय 15 जमा 1 माइनस 2 जमा 10/12 ज़रब 8/12। तो मैंने जगह मुझे कर दी 500 पर। तेरा मसला नहीं है, मेरी ना अहली है कि मैं तेरी गल पे भरोसा किया। ये मेरी टीचिंग के ऊपर सवाल है कि मैं तेरी गल सुनी क्यों। 3.93 प्लस 1.67, 5.6। तो 5.6 से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। समझ लगी बात की कैसे। 1.67 तो पहले 4 महीनों की थी, अगले 8 महीनों की कितनी है, 3.93। हमने तो पूरे 12 महीनों की चार्ज करनी है ना। तो 5.6 की डेप्रिसिएशन बनती है। ये था सबसे मुश्किल काम इस सवाल में। तो समझ लगी बात। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। ये कब नवंबर की एंट्री क्लियर है, 30 जून की एंट्री क्लियर है। अब बच्चों हमारे 2 पॉइंट हो गए हैं, अब तीसरा पॉइंट रह गया। तीसरा पॉइंट क्या है जी, ऑन 1 जनवरी 2024। पहला पॉइंट, ये डेट हमारे साल के अंदर आती है कि नहीं आती, आती है। के एल सोल्ड ए व्हीकल ऑफ 36 मिलियन एंड इनकर्ड ए डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन। ठीक है जी। द व्हीकल वाज ओरिजिनली परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 40 मिलियन। अब उसने यहाँ पे कुछ बताया है, व्हीकल विच आर depreciated using the reducing balance method at 15% per annum। तो यहाँ पे बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और रेट कितना है जी, 15%। अच्छा, ये जो हमने व्हीकल परचेज की थी, परचेज की एंट्री होनी है, परचेज की एंट्री नहीं होनी बच्चों। क्यों नहीं होनी, क्योंकि ये कम अप्रैल 21 को परचेज की थी, तो परचेज की एंट्री नहीं होनी, वो हमारे साल का हिस्सा नहीं है। सेल करने की एंट्री होनी है या सेल करने की एंट्री होनी। लेकिन पॉइंट ये है कि सेल करते वक्त कोई गेन या लॉस हुआ होगा, तो गेन या लॉस ऑफ उसी वक्त पता चलेगा जब आपको उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता होगी। तो 1 अप्रैल 21 से लेके 1 जनवरी 24 तक उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, ताकि वो इसमें से माइनस करें तो क्या निकल आए, कैरिंग वैल्यू। उस कैरिंग वैल्यू को क्या करेंगे, 2 मिलियन से, सॉरी 2 मिलियन नहीं, किससे कंपेयर करेंगे, 36 - 2 से कंपेयर करेंगे तो गेन या लॉस निकल आए। तो जरा ट्राई कर ले साहब, ये काम आसान है, ये आपसे होना चाहिए। हाँ जी,
कैसे 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 बताएं जरा। 40 इंटू 15% इंटू क्यों 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 अप्रैल है ना 3/12 क्या आंसर आएगा 1.5। अच्छा ये तो पहले साल की डेफिनेशन आई ना 21 की। फिर अब अगला काम क्या करना है 40 में से 1.5 माइनस करेंगे इंटू 15% 5.78। फिर 40 में ये दोनों माइनस करेंगे 40 में से 1.5 भी माइनस करेंगे 5.78 भी माइनस करेंगे 15% पूरा 21 22 22 की जून तक पहुंच चुके हैं ऐसे ही है। लेकिन हमने आगे कहाँ पहुंचना है 24 तक पहुंचना है। तो हम यहाँ से क्या आएगा 4.91। अब क्या करना है 40 में 1.5 भी माइनस होगा 5.78 भी माइनस होगा और 4.91 भी माइनस होगा सही है इंटू 15% इंटू 6/12। हाँ जी 2.09। तो बच्चों जब से ये व्हीकल लिया तब से लेके आज तक टोटल डेप्रेशन कैसे निकलेगी 1.5 5.79 4.91 और 2.09 सबको इकट्ठा करें 14.28 ऐसे ही है। आसानी के लिए 14.3 कर लेते हैं तो कैरिंग वैल्यू निकल आएगी कितनी आती है 25.7। अच्छा 25.7 को क्या 36 से कंपेयर करना है नहीं 36 आया था लेकिन 2 गया भी तो था तो नेट कितना जेब में आया 34 आया तो इसको कंपेयर करेंगे 34 के साथ कितना गेन आया या लॉस आया 8.3 का। इसकी एंट्री बताएं जरा शाबाश। गाड़ी बेची है एंट्री बनाए क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें कैश डेबिट करेंगे कितने से 36 से नहीं करेंगे 36 आया 2 गया तो नेट हमारी जेब में कितना आया 34 आया 34 से कैश डेबिट और कितने से 14.3 से और एसेट क्रेडिट कितने से 40 से और 8.3 से। ये एंट्री समझ आ गई थी। अब अगला पॉइंट ये है कि जब ये गाड़ी थी जब ये गाड़ी ये रहने तक में कुछ नहीं हुआ। क्योंकि तो 30 जून वाले दिन मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होने यकम जनवरी को गाड़ी बेचती थी ठीक है जी तो हाँ जी अच्छा हाँ इसमें ये सेशन की एंट्री से फॉर द 6 महीने की उसकी डिप्रेशन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस में जानी है उसकी एंट्री क्या करेंगे जो आपने इस साल चार्ज किया 2.09 उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट ठीक है ये क्योंकि यकम जनवरी को हमने गाड़ी सेल कर दी थी यकम जनवरी के बाद कोई गाड़ी थी नहीं तो ये 2.09 की डेप्रिसिएशन ही ठीक है इस सवाल कब आया था जी ऑटम ऑटम 24 में सवाल आया
और इसमें टोटल 28% बच्चों ने पेपर ये वाला सवाल ठीक किया था। बाकी 72% बच्चे जो थे उन्होंने सवाल गलत किया था। मैं किसमें अपनी तो साहब डाला है। अच्छा जी, तो पहला जो एरर बच्चों ने किया है वो नोट कर लें क्या था। विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट्री बिल्डिंग एग्जामिनीज करेक्टली कि रिवोल्यूशन गेन बच्चों ने सही तरह से रिकॉर्ड नहीं किया था। वही 1.2 वाला मसला था जो वो बच्चों से नहीं सही हो सका। विद सेवरल ईदर मिसिंग ऑल टुगेदर और रिकॉर्डिंग एंड इन calculate the building remaining life as 9 year instead of 10 साल। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये जो 9 की डेप्रिसिएशन है ये तो 2 सालों की थी। यहाँ तक की बात में लगी कि नहीं लगी। तो उन्होंने लाइफ भी गलत कैलकुलेट की थी। पोस्टली लीडिंग टू एरर इन चार्ज इन फॉलोइंग पीरियड। बाद में फिर डेप्रिसिएशन भी गलत कैलकुलेट हुई होगी। एक ये वाला क्या था, दूसरा क्या किया, पर मशीन फॉर 4 मंथ लीडिंग अपने 4 महीनों की डेप्रिसिएशन ही नहीं निकाली, रिजल्टिंग इन एन इनकम्प्लीट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिगर, जिसकी वजह से उनकी क्या हुआ, अगला, आफ्टर द रिप्लेसमेंट सेवरल एग्जामिनेशन 15 साल लाइफ कितनी होगी, 16। 16 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, कैलकुलेटिंग द रिमेनिंग टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। उन्होंने कहा कि जिस रिप्लेसमेंट उसके बाद 16 साल उसकी जिंदगी है, हालांकि ऐसा नहीं था, उसकी टोटल 16 साल थी। समझ लगी है। तो जब आप रिमेन में की थी, तो गलतियां समझ आ गई हैं जो बच्चों ने की थी पेपर में। तो बोलो तो सही। तो ये बच्चों रिवाइज करना है, इसमें कोई मसले मसाले दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सुने, नोट वाले जो सवाल हैं वो कौन कौन से हैं। ऑर्चिड लिमिटेड, मंडे लिमिटेड, हड़प्पा, सुकी लिमिटेड, ग्नू कैश, ट्राउट, ये क्वेश्चन जो है ना, इसकी वीडियोस मैंने आज बना दी हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। उसकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। प्लस इम्पेयरमेंट की जो रिवीजन है वो आज मैं अपलोड करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर। इम्पेयरमेंट के ऊपर जो बेसिक डिस्कशन है वो भी उसमें शामिल होगी। इम्पेयरमेंट के ऊपर पास पेपर के जितने सवाल है, ये तो आलू की सवाल ही आलू कौन से, ये है पानी की क्या है तो पूछो कल हड़प्पा नहीं ना करके आना पेपर, अंडे वाले ना कर तो तो 2 दिन टाइम ठहर जा, नवे क्वेश्चन आ जाते। क्योंकि तेरा दुख बड़ा यूनिक किस्म है ना, ऐसा दुख मैं अज तक सुनिया नहीं है लोगों को कि सर ये तो मुझे हिफज हो गए, और तेनों हिफज हो जाता तो पास आ जाता होते। ਮੈਨੂੰ पता लगे तेनों किन्ना कांदा है, जी तू डिप्रेशन कढ़ी है, मैंने निकाले तू कढ़ ही नहीं सकता, तू कढ़ लेना। और समझ लगी बात की। ये देख जरा ऑन हुआ कि नहीं, नहीं लाइट तो आ रही है, जैसे देखे तो दोबारा हिल तो नहीं है। नहीं हुआ? यहाँ से दोबारा हिला, नहीं ये आवाज आ रही स्पार्क में। दूसरे स्विच में लगा के देना।
है? पीछे से देखना है लगा हुआ पाया तो आवाज आ रही करण की पिछों में की देखो उधर पे लगा लाइट मैं सोचता मसला है इसमें तो जाओ उधर उस ऑफिस से आईटी वाले को बुला लिया या टीए को दोनों को बुला के ले गए स्क्रीन का साइज बड़ा करे ना बिल्कुल पीछे से करना पड़ेगा तो फिर ठीक होगा। स्क्रीन पे है क्या मेन्यू निकाले वो मैं देख पाऊंगा इससे होती है स्क्रीन पे है ये स्क्रीन पे फुल करो हाय भाई इसकी कर दो सारी कर लिया करने तो दे तो ही तो सारा कुछ करके बैठे थे तो खड़े सर कि ये भी चल रही चलो। है वो भी तक नहीं हुए थे तो यहाँ के घर ये लाइट आई गई है यहाँ हाँ जी तो वो उड़ गया है वो भी अच्छा जी ये सवाल हो गया जी ये देख तो फाड़ दियो सर को है शाबाश अच्छा जी स्प्रिंग 24 में एक सवाल आया था बार्ड लिमिटेड इसमें भी मिक्स स्टैंडर्ड थे 20 नंबर का सवाल था ये कितने नंबर का था 20 नंबर का था और उसने मांगा क्या है प्रिपेयर बीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 द कॉलम ऑफ टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक हो गया जी अब 20 नंबर का सवाल है और उसने मांगा क्या है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में बच्चों हमने कितने कॉलम बनाने होते हैं ये डिपेंड करता है कि आपको इक्विटी के कंपोनेंट कितने दिए गए हैं यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं तीन कौन कौन सा शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग एक आधा और भी होगा जो उसने यहाँ नहीं बताया होगा सारा सवाल पढ़ेंगे तो वहां से आपको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस की बात उसने नहीं की ऐसी है तो रीवैल्यू सरप्लस की बात अगर उसने नहीं की पूरा सवाल जरा पढ़े कहीं पर सरप्लस की बात हुई है ये है पॉइंट नंबर 3 आ गया रीवैल्यूएशन ऐसी है ना तो बच्चों कितने कॉलम हो गए टोटल 4 कॉलम हो गए यहां तक की बात सुन लगी कितने कॉलम बनाने हैं यहाँ पे अगर उसने 3 बातें कही हैं तो जरूरी नहीं है 3 कॉलम बनेंगे चौथा या पांचवा कॉलम छुपा होगा जो उसने नहीं बताया होगा वो आप सारा सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसका मतलब है पेपर में जाके इस तरह का सवाल आ गया तो सारा सवाल पढ़ना पड़ेगा पहली लाइन पढ़ के शुरू नहीं हो जाना सारा सवाल आपने पढ़ना है चौथा कॉलम भी निकल सकता है पांचवा भी निकल सकता है हो सकता है कि वो प्रीमियम का कॉलम यहाँ पे आपको डाटा ना देता हो नीचे कहीं लिखा होता पांचवा कौन जनरल रिजर्व भी हो सकता है वो कह सकता है रिटेन अर्निंग में से कुछ पैसे निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने वो कॉलम भी हो सकता है तो इसका मतलब क्या है सारा सवाल पढ़ना पड़ेगा ठीक हो गया अच्छा जी अब अगला पॉइंट हमारा जो ड्यूरेशन है हमारी जो विंडो है पहले वो देखनी है कौन सी है किस साल का उसने मांगा जी कंपैरेटिव मांगे हैं उसने कंपैरेटिव मांगे हैं कि नहीं मांगे
इसका मतलब है हमारा सवाल जो शुरू होगा वो 1 जनवरी 22 से शुरू होगा, जो कि 31 दिसंबर 22 पे खत्म होगा, फिर 31 दिसंबर 23 तक आपने जाना है। ये 2 साल हमारे लिए जो है इस सवाल में रेलिवेंट है। इससे पहले क्या हुआ वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ओके, 1 जनवरी जब 22 से शुरू करेंगे तो इन कॉलम में से कौन से कॉलम का डाटा हमारे लिए रेलिवेंट है? 2022 वाला, क्योंकि 1 जनवरी क्या तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है शेयर कैपिटल रिजर्व्स एट 1 जनवरी 2022, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं। तो हम लिखेंगे बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2022, उसमें शेयर कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे? 2400, शेयर प्रीमियम की जगह क्या लिखेंगे? 563, और रिटेन अर्निंग की जगह क्या लिखेंगे? 1345। यहाँ तक की बात सुन लगी? ओके, चौथा कॉलम भी बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन अभी उसमें क्या आना हमें नहीं पता, वो बाद में देखते हैं। ये समझ लगी बच्चों? 2400 कहां से आया ये क्लियर है? 563 कहां से आया ये क्लियर है? 1345 कहां से आया क्लियर है? रीवैल्यू सरप्लस का भी हमें पता नहीं है, वो छोड़ देंगे। और टोटल का कॉलम क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसने खास तौर पे सवाल में लिखा हुआ है कि टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। कहता है वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ मैं पेपर में डाल दूंगा कि टोटल के कॉलम की आपको याद नहीं आनी, इतना कुछ पेपर में ऑलरेडी मसले मसाइल होंगे। ठीक है जी। तो जी पहला पॉइंट हमारा हो गया कंप्लीट। पहला पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट, क्योंकि उसमें जो डाटा मैंने निकालना था वो निकाल लिया है। ये उसने डाटा एक्स्ट्रा दिया था, या इसमें कुछ रेलिवेंट होगा वो बाद में देखते हैं फिलहाल। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं बच्चों? डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या 1 जनवरी से सीधा प्रॉफिट पे आ जाएंगे हम? ये बात याद रखिए, 1 जनवरी से प्रॉफिट पे जाने का सीधा सीधा मतलब है कि आप 31 दिसंबर पे पहुंच गए, वो बीच में 12 महीने क्या हुआ पता ही नहीं। तो बच्चों ये प्रॉफिट वाला पॉइंट एंड पे जाके देखेंगे। कब देखेंगे? एंड पे। आई कैप ऐसी हरकत करता है, ये आई कैप का ही सवाल है। ऊपर उसने बात की 1 जनवरी के बैलेंस की, और अगला पॉइंट उसने आपको दे दिया साल के एंड का। 12 महीने बीच में क्या हुआ वो उसने नहीं बताया, तो हमें ये वाली लाइन छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। यहां तक की बात लगी? अच्छा, 22 के शुरू में आप खड़े हैं, वंस अगेन कहां पे खड़े हैं? 1 जनवरी पे। तो बच्चों अब डिविडेंड की जब बात आएगी तो फाइनल डिविडेंड पहले आएगा कि इंटरिम डिविडेंड पहले आएगा? फाइनल डिविडेंड किस साल का? 21 का फाइनल 22 के शुरू में आएगा, और 22 का इंटरिम बाद में आएगा। ये सीक्वेंस हमने याद रखना अच्छी तरह से। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं जी। फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 कंप्राइज ऑफ 15% कैश डिविडेंड एंड 10% बोनस शेयर। द बोनस इशू वाज मेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम। अच्छा, हमारी पॉलिसी ये है बच्चों कि अगर ये ना भी बताया जाता ना तो बोनस शेयर हम प्रीमियम में से ही माइनस करते हैं। भाई हमने बता दिया पॉलिसी के तौर पे, अगर ये ना भी बताता तो बाय डिफॉल्ट हमारी प्रैक्टिस यही है कि हम बोनस शेयर कहाँ से माइनस करते हैं? शेयर प्रीमियम में से माइनस करते हैं और शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं। और बंद करा के दोबारा चालू नहीं रहा। कर उठ 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 ना, हम जो तो गल की थी पहले करके देना। नहीं चले। ट्राई तो करना, या तो जनाजा होएगा या चलेगा। नहीं चले। बचत होगी, मैंने कि एक अटेम्प्ट हजे हो रहा है तेरे को। देने लगी। इस कौम का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये मशवरा देती है, खुद नहीं अमल करती। हूं कहेंगे दोबारा? ट्राई तो करना चाहिए। आजा दोबारा कर। नहीं, वो कीड़ा मारना बड़ा जरूरी है, दोबारा ट्राई कर। अच्छा जी, तेरे हिसाब नाल तो बिजली भी अटेम्प्टा आ रही है ना? बिजली तो भी अटेम्प्टा लग रही है, मतलब बिजली आ रही है लेकिन उत्ते नहीं जा रही। बटन बंद करके चलावांगे तो बिजली उत्ते चली जाएगी दूसरी अटेम्प्ट। हर चीज में अटेम्प्टें लगती हैं, जैसे सीए में लग रही हैं, है ना? तो बिजली पे भी हो सकता है यही मसला, यहां तक फंस गए 49 पे, 1 नंबर और चाहिए। नहीं 49 से पहुंची है ना, देखो इतने तक तो पहुंच गई। ओ कितों आ रही है ग्रेड तो, ऐसे बटन दे आगे फंस गई। अच्छा जी, ये फाइनल डिविडेंड की बात हो गई है। बोनस इशू, ये इंटरम डिविडेंड की बात हो गई है, सही है, लिखा भी हुआ है इंटरम डिविडेंड। फिर उसके बाद क्या हुआ है? राइट शेयर।
लेकिन हमारा साल इस वक्त कौन सा चल रहा है बच्चों? 22। ये कौन से साल में हुआ है? 23 में हुआ। तो ये तो अगले साल की बात हो रही है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नहीं, ग्रांट मिली है कब? 20 में। तो इसका तो हमारे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये 20 में मिली है ना, तो ग्रांट का इक्विटी से कोई लेना देना है? यस सर। कैसे? इनकम बताना। हाँ, तो वो तो प्रॉफिट से घूम के आएगा ना। इक्विटी में डायरेक्ट कोई इसका लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। ग्रांट शुरू में लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी से क्या बनती है? और इनकम से वो कहाँ चली जाती है? प्रॉफिट में। प्रॉफिट से वो घूम के कहाँ आ जाएगी? तो इसका मतलब है जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे होंगे, इसके अंदर ऑलरेडी ग्रांट होगी, अनटिल अनलेस वो खुद अपने मुंह से कह दे कि नहीं है। तो जारी बात, तो फिर एरर होगा, तो उस एरर को क्या करना होगा? ठीक करना होगा। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। BL had received a grant of 600 million to acquire the manufacturing plant. However, the grant was treated as income on receipt. ये है गलती, ये है गलती। ये गलती कब हुई? 20 में। हम किस साल में खड़े हैं? हम 22 में खड़े हैं। 21 भी गुजर गया और 22 में खड़े हैं हम। यहां समझ लगी? और 22 भी हमारा पिछला साल है। करंट ईयर कौन सा है? 23 है। समझ लगी बात? द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज अक्वायर्ड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 मिलियन ऑन यकम जनवरी 2020। इट वाज एस्टिमेटेड टू हैव ए यूजफुल लाइफ ऑफ 8 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 100 मिलियन। तो बच्चों देखो, IAS 20 भी बीच में टेस्ट हो गया, IAS 8 भी टेस्ट हो गया, और ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है, ये IAS 1 का टॉपिक है। 3 स्टैंडर्ड डिस्कस हो चुके हैं इसमें। मिक्स स्टैंडर्ड का सवाल है ये भी, लेकिन इसमें 3 स्टैंडर्ड आ चुके हैं, 1 भी आ गया। एरर है IAS 8 के अंदर, और ग्रांट किस में है? IAS 20 में है। अब ग्रांट के ऊपर पॉलिसी बच्चों आपको पता है 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट अप्रोच और एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दोनों में ये बात नहीं पड़ी जो इसने किया। डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच दोनों में भी ये बात नहीं है जो ये हरकत कर चुका है। अच्छा, डायरेक्ट अप्रोच होती तो क्या करते हैं? जो ग्रांट मिली है वो डेफर्ड लाइबिलिटी के तौर पे बैलेंस शीट में आ रही होती, और हर साल उसको क्या करते? इनकम में बनाते। ये डायरेक्ट अप्रोच है। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है कि जो ग्रांट मिली है उसको सीधा हम क्या करते? एसेट में से माइनस कर देते, एसेट की वैल्यू कम हो जाती, डेप्रिसिएशन भी कम हो जाती। ये इंडायरेक्ट अप्रोच है। लेकिन उसने जो हरकत की है वो उन दोनों अप्रोच में कहीं नहीं लिखी हुई। अच्छा, अब करनी क्या है? हरकत करनी कौन सी है? यहां पे पढ़ लेते हैं, शायद नीचे उसने कुछ बताया हो। नहीं बताया। अच्छा जी, उसने कुछ नहीं बताया बच्चों, उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया हम कौन सी अप्रोच फॉलो करें। आपके ऊपर है, डायरेक्ट अप्रोच या इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच करें या इनडायरेक्ट अप्रोच करें, अल्टीमेटली प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ना। सोचो, डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करें या इनडायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करें, अल्टीमेटली प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं आ। क्यों? डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच में प्रेजेंटेशन का फर्क है। क्या मतलब है? डायरेक्ट अप्रोच में इनकम अलग आ जाएगी और एक्सपेंस अलग आ जाएगा। इनडायरेक्ट अप्रोच में इनकम और एक्सपेंस क्या हो जाएंगे? नेट हो जाएंगे। अल्टीमेटली आखिरी जो प्रॉफिट की फिगर है वो सेम रहेगी। तो इसलिए आई कैप ने नहीं बताया कि कौन सी अप्रोच है, क्योंकि उसको पता है भाई तुम जो मर्जी अप्रोच अप्लाई कर लो, प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है जी। अब बच्चों जरा करके देखते हैं, हम अपनी तरफ से डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई कर लेते हैं। उसने नहीं बताया लेकिन हम करके देख लेते हैं। डायरेक्ट अप्रोच में क्या होना था? 600 मिलियन हमें मिला, 600 मिलियन मिला, तो हमने उसको इनकम बना दिया। इनकम नहीं बनना चाहिए था, लाइबिलिटी बननी चाहिए। तो पहले तो इसका मतलब है 2020 के प्रॉफिट में जो इनकम चली गई है 600 की, वो गलत है। उस इनकम को रिवर्स करेंगे, उससे आपका प्रॉफिट में 600 की कमी आ जाएगी। किस साल के प्रॉफिट में? 20 के प्रॉफिट में। और मजे की बात, ये 20 का प्रॉफिट उसने दिया ही नहीं हमें। वो हमें प्रॉफिट किस किस साल का दे रहा है? 21 का, 22 का और 23 का। तो 20 का प्रॉफिट घूम घुमा के कहां चला गया होगा? रिटेन अर्निंग में चला गया होगा। वो इस रिटेन अर्निंग के अंदर पड़ा होगा। सोचो जरा, ये रिटेन अर्निंग किस साल की है बच्चों? ये यकम जनवरी 2021 की है, या सादल अल्फाज में 31 दिसंबर 2020 की है। इसके अंदर वो प्रॉफिट पड़ा होगा जो गलत है। हजम शुद्ध।
इसके अंदर वो प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो गलत है। उसमें गलती क्या है, 600 मिलियन की इनकम ज्यादा रिकॉर्ड हुई पड़ी। तो 2020 का प्रॉफिट में 1000 माइनस करेंगे। यहां तक की बात समझ लगी? और बोलो तो सही, सॉरी 600। 2020 के प्रॉफिट में कितना माइनस करेंगे? 600 माइनस करेंगे। लेकिन 31 दिसंबर 2020 वाले दिन जब साल गुजर जाएगा तो इस 600 को लाइफ ऑफ एसेट पे डिवाइड करके इनकम ही तो बनाना था ना। क्या बच्चों, जिस दिन ग्रांट मिली है उसी दिन प्लांट मिल गया था? तो प्लांट डेप्रिशिएट हुआ होगा पूरा साल, तो ग्रांट भी पूरा साल डेप्रिशिएट होनी थी। अच्छा, अगर ये प्लांट बच्चों यकम जुलाई 20 को मिला होता तो क्या होना था? प्लांट 6 महीने डेप्रिशिएट होना था, तो ग्रांट भी 6 महीने डेप्रिशिएट होनी थी। लेकिन यहाँ पे उसने आई अपनी आसानी पैदा की आपके लिए। और प्लांट कब लिया है? जिस दिन ग्रांट मिली है उसी दिन प्लांट लिया है। तो प्लांट पूरे 12 महीने डेप्रिशिएट हुआ है, तो ग्रांट भी तो पूरे 12 महीने डेप्रिशिएट होनी है। प्लांट की लाइफ कितनी है? 8 साल। तो ग्रांट की लाइफ भी कितनी होगी? 8 साल। यहां तक की बात सुन लगी? तो 2020 में 600 से प्रॉफिट रिवर्स करेंगे, लेकिन किसी और अमाउंट से प्रॉफिट में इजाफा भी होना है। कितने से? 600 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 75। यहां तक की बात सुन लगी? 2020 के प्रॉफिट में दो काम होने हैं। क्या? 600 से प्रॉफिट माइनस होगा, लेकिन 75 से प्रॉफिट प्लस होगा। 2021 के प्रॉफिट में क्या होगा? 2021 के प्रॉफिट में 75 ऐड होगा। क्यों? क्योंकि जब उसने ये गलती की कि सारे के सारा प्रॉफिट 600 रिकॉर्ड कर लिया उसने इनकम में, तो उसने अगले साल इनकम दोबारा रिकॉर्ड नहीं की होगी। नहीं समझ लगी? उसने 2021 में 75 रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अकल के मुताबिक 600 सारे का सारा क्या कर चुका है? 20 में इनकम बना चुका है। तो 21 में इनकम उसने नहीं बनाई होगी, ना 22 में बनाई होगी, ना 23 में बनाई होगी। ये तो हमें पता है कि 600 पहले साल इनकम नहीं बनना चाहिए था, लाइबिलिटी बनना चाहिए। सिर्फ 600 में से 75 इनकम बनना चाहिए था। तो 2020 के प्रॉफिट में 600 माइनस करेंगे, 75 जमा करेंगे। लेकिन 21 के प्रॉफिट में भी 75 क्या होना है? जमा। 22 के प्रॉफिट में भी क्या होना है? 21। तो 75 में 75 जमा। और 23 के प्रॉफिट में भी 75 जमा होना। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये 21 का प्रॉफिट भी गलत है, 22 का प्रॉफिट भी गलत है, और 23 का प्रॉफिट भी। ये तीनों प्रॉफिट गलत है। यहां तक की बात समझ लगी नहीं? ये आपका पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट ये है, आप इस वक्त कहां पे खड़े हैं? यकम जनवरी 2022 पे खड़े हैं, क्योंकि हमारा सवाल तो यहीं पे शुरू होना ना। तो यकम जनवरी 2022 तक कितने सालों के प्रॉफिट में फटा है? 2 सालों के प्रॉफिट में फटा है। 600 माइनस तो उन 2 सालों के प्रॉफिट को इकट्ठा यकम जनवरी 2022 में पहले ठीक करेंगे। अब बताओ 2 सालों के प्रॉफिट में कितना फटा है? 600 का माइनस 600 माइनस 75 और 75 ऐड, तो नेट इंपैक्ट कितना आता है? 450। क्या करना है? माइनस करना है। ऐड क्यों करना है? ये हम रिटेन अर्निंग में सबसे पहले माइनस करेंगे। ये 450 कहां से आया, ये बात समझ लगी? और यहां पे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ एरर। सबसे पहली लाइन कौन सी आएगी? इफेक्ट ऑफ एरर। 450 माइनस कर दिया। वर्किंग करनी है, ये वर्किंग नीचे देखिए, ये वर्किंग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ एरर। 2020 का प्रॉफिट, 21 का, 22 का और 23 का। रिवर्सल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, वो 600 माइनस किया। फिर ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट टू प्रॉफिट एंड लॉस, 75 75 75 75 ऐड किए। नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, 4 साल का प्रॉफिट आ गया। लेकिन 20 का और 21 का इकट्ठा इंपैक्ट जाना रिटेन अर्निंग, तो 450 बनता है। ये वर्किंग समझ आ गई सबको? इसमें कोई मसला है तो बता दें। कितना है जी? 450। और क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब बच्चों कौन सा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया? पॉइंट नंबर 2 में जो भी मसला था वो सारा हल हो गया। और बोलो तो सही, ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 3, BL had decided to adopt the revaluation model from Yakam January 2023 for subsequent measurement of land and building, including property, plant, equipment. How this change has not been accounted for in the draft financial statement. किस दिन से वो चेंज करना चाह रहा है जी? यकम जनवरी 2023 से वो उसको
चेंज करना जा रहा है। अच्छा, वो कहता है चेंज करना तो हम चाह रहे हैं, लेकिन इस चेंज की वजह से जो जो कुछ होना है वो ऊपर वाले प्रॉफिट में हमने उसको एडजस्ट नहीं किया। मतलब ये जो 2023 का प्रॉफिट है 575, इसमें रिवैल्यूएशन शामिल नहीं है। यहां तक की बात में लगी। अब बच्चों इसको देखते हैं इसमें करना क्या है। लैंड 1 जनवरी 2023 वाले दिन कितने का था? 1000 का। रीवैल्यूड अमाउंट एज एंड 1 जनवरी 2023 कितने की थी? 1250। तो बच्चों इसमें इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? कितना इजाफा हुआ? क्या ये पहली दफा इजाफा हो रहा है कि दूसरी दफा हो रहा है? पहली दफा। ये कैसे पता लगा? तो इसका मतलब है इस लैंड के ऊपर कोई पुराना लॉस नहीं है। पुराना कोई लॉस है? अगर लॉस होता तो ये 250 में से पहले उस लॉस को रिवर्स करते। लॉजिक समझ आ गई? ये पहली दफा अडॉप्शन है, तो पहली दफा अगर अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो पहली दफा ही गेन या लॉस आया होगा। ठीक है जी। ऑफिस बिल्डिंग कितनी है जी? 750 की थी, अब कितने की है? 1200 की है। कितना इजाफा हुआ? 450 का। और फैक्ट्री बिल्डिंग लॉस हुआ है कितना? 450 का लॉस हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग हैज बीन रिकॉर्डेड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब याद रखना बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुका है। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुका है, तो किस पे कर चुका होगा? वो कॉस्ट पे कर चुका होगा, क्योंकि वो कहता है रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट तो लिया ही नहीं प्रॉफिट लॉस में। तो वो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका होगा, जो कि गलत होगी। ठीक हो गया? या तो उसको रिवर्स कर लें, और जो सही वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर उसको रिकॉर्ड कर लें, या जो डिफरेंस है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें। लॉजिक समझ आ गई? अच्छा जी। अब बच्चों यहाँ पे याद रखना, ऑफिस बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज होनी है कि कम होनी है? और फैक्ट्री बिल्डिंग में कम चार्ज होनी है। लॉजिक समझ आई कि नहीं आई? क्यों बोला है ऑफिस बिल्डिंग में एक्स्ट्रा क्यों चार्ज होनी है? 450 से ज्यादा ऑफिस बिल्डिंग अपनी औकात से ऊपर जानी है, तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करनी पड़ेगी। और फैक्ट्री बिल्डिंग औकात से नीचे चली गई है, तो डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज होनी चाहिए। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट। ऑन 1 नवंबर 2023 बीएल सोल्ड 40% ऑफ इट्स लैंड। लेकिन ये तो अगला साल है ना, ये 2023 की बातें हो रही है। 2023 का हमारे लिए क्या है? अगला साल है। यहां तक की बात लगी। अच्छा, अब बच्चों याद रखना, आईएस सेड के मुताबिक, आईएस सेड के मुताबिक आपने रीवैल्यूएशन मॉडल जो होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करना होता है, सही है? कब अप्लाई करना होता है? क्योंकि पॉलिसी में चेंज लेके आ रहे हैं, तो पॉलिसी में चेंज कब आता है? प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आता है। अच्छा, वहां पे एक और बात भी लिखी हुई है क्या? आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव चेंज तो कर लें, लेकिन अगर पिछले सालों का आपके पास डाटा ही नहीं है तो प्रैक्टिकली आप कर ही नहीं सकते। मेरी बात समझिए, असूल यही है। असूल क्या है? चूंकि पॉलिसी चेंज हो रही है, पॉलिसी चेंज हो रही है तो क्या करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे। क्या करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। लेकिन अगर पिछले सालों का 22 का 21 का 20 का डाटा ही नहीं है आपके पास रीवैल्यूएशन का, तो आप कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम 23 में ही जो हो रहा है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, हम नीचे नोट लिख सकते हैं कि एज पर आईएस ये चेंज इन पॉलिसी है, और चेंज इन पॉलिसी पे हमने इंपैक्ट लेना होता है रेट्रोस्पेक्टिव। इस वक्त नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पिछले सालों का हमें डाटा नहीं दिया हुआ। अज्यूम करेंगे कि पिछले सालों का डाटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अज्यूम शुड। अच्छा, वंस अगेन, हम इस वक्त किस साल में हैं? हम 22 में हैं। तो ये जो हरकत हो रही है किस साल में हो रही है? 23 में हो रही है। हमने सवाल तो सारा पढ़ लिया, लेकिन 23 में जाके चेंज लेके आना, 22 में चेंज नहीं लेके आना। तो 22 में बच्चों फिर पीछे डाटा सिर्फ यही बुलेट्स रह गए जो लिखे हुए। हमने जो पीछे सारा डाटा पढ़ लिया था, जो 22 में मसला था वो रिकॉर्ड कर लिया, जो 23 में मसला है वो बाद में देखेंगे जब 23 वाले साल में पहुंचेंगे। हम दोबारा 22 में आ गए। 22 में प्रॉफिट की बात अभी नहीं करनी। इन दोनों में से किसकी बात पहले करनी है? फाइनल डिविडेंड की बात पहले होगी, इंटरिम की बात बाद में होगी। कौन सा फाइनल इस साल में आएगा? 21 का फाइनल 22 के शुरू में रिकॉर्ड करेंगे। और 21 का फाइनल कितना है जी? 15% कैश है और 10% बोनस है। ये 15% किसका लेना है? 2400 का। 10% किसका लेना है? ये भी 2400 का लेना। ठीक है, पहले 15% की बात कर रहे थे, 2400 का ले 15%। 360 क्या एंट्री करेंगे?
कैश क्रेडिट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग से रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे। कितना है जी? 360। ठीक है जी बच्चों, ये देखो बैलेंस एज एन एकम जनवरी 2012 रीस्टेट करना पड़ेगा एरर की वजह से, कर दिया। अब सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना हमने? फाइनल कैश डिविडेंड 2400 का 15%। कहां से माइनस करेंगे? रिटेन अर्निंग में से। अब बोनस डिविडेंड की बात करनी है। बोनस डिविडेंड कितने परसेंट है? 10%। तो 10% किस में से माइनस करेंगे? प्रीमियम में से माइनस 2400 का लेके 10% शेयर कैपिटल में ऐड करेंगे और शेयर प्रीमियम में से माइनस करेंगे। शेयर प्रीमियम में से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि उसने बताया हुआ है, सवाल में उसने बताया हुआ है, सवाल में यहाँ पे उसने बताया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर वो ना भी बताता तो हम यही करते। आई क्या अपने कुछ सवालों में ये चवल मारी हुई है क्या कि वो शेयर प्रीमियम को क्या कहते हैं, बोनस शेयर को शेयर प्रीमियम से रिकॉर्ड करने के बजाय रिटेन अर्निंग में से कर रहा है। बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि सर जी रिटेन अर्निंग में से करें, फलां टीचर ने तो ये पढ़ाया था, फलां टीचर ने तो ये पढ़ाया था। मैंने कहा था देखो आई कैप के अपने सोल्यूशन में आपस में लड़ाई है। 2 साल पुराना सोल्यूशन उठा के देख लें तो रिटेन अर्निंग में से माइनस हुआ पड़ा है, और 2 साल नया सोल्यूशन उठा के देख लें तो उसमें प्रीमियम में से माइनस हुआ पड़ा है। तो हम एक पॉलिसी बनाएंगे कि हमेशा हम क्या करेंगे? प्रीमियम में से माइनस। बात खत्म। ठीक है जी, तो फिर उसका सोल्यूशन की हमारे लिए रेलेवेंस नहीं रहती। ठीक है, हमने एक ही पॉलिसी अप्लाई करनी है। तो अगर कोई उसका सोल्यूशन जिसमें से रिटेन अर्निंग में माइनस हुआ भी पड़ा, आप उसको साइड पे करें, क्योंकि आई कैप का अपना ही सोल्यूशन जो 2 साल बाद आया है उसमें प्रीमियम में से माइनस किया। बराबर, वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे उसने बता दिया, लेकिन आप भी बता दो तो हम यही करते। तो बच्चों ये दोनों फाइनल डिविडेंड रिकॉर्ड हो गए, कैश डिविडेंड भी रिकॉर्ड हो गया और बोनस डिविडेंड भी रिकॉर्ड हो गया। अब आएगा प्रॉफिट 2022 का। अब 2022 का प्रॉफिट कितना है? 2022 का प्रॉफिट कितना है जी? 470। इसमें गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ है? 75। वो गवर्नमेंट ग्रांट वाला जमा करना है कि माइनस करना है? जमा करना है। तो 470 में 75 जमा करें, 552। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 रीस्टेटेड। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 रीस्टेटेड कितना? 552। अब आपके दिमाग में होगा सर जी वो इंटरम कैश तो है ही नहीं, इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड साल में था, आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? वो इंटरम डिविडेंड 2023 का तो वो साल ही अभी नहीं आया। और वो राइट शेयर भी किस साल के हैं? 23 के हैं, वो साल अभी आए नहीं। तो इसलिए हम 22 में ही खड़े हैं, तो 22 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो समझ लगी बात? 22 का प्रॉफिट 470 गलत है, इसमें क्या जब 75 ऐड करना था, क्यों करना था, बात समझ आएगी सबको? रीवैल्यूएशन का कोई इंपैक्ट यहाँ पे नहीं आना, क्योंकि रीवैल्यूएशन 2023 में हुई है, अभी हम 2023 में पहुंचे ही नहीं। समझ आएगी नहीं? तो बच्चों बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2022 फाइनल होकर निकल आएगा, लेकिन ये रीस्टेटेड है। शेयर कैपिटल कितना फाइनल हो जाएगा? 2640। शेयर प्रीमियम 323। रिटेन अर्निंग 1087। सरप्लस अभी भी कोई नहीं। और समझ लगी बात? अब आगे चलते हैं जी। अब कौन सा साल शुरू हो गया हमारा? हम यकम जनवरी 2023 पे खड़े हैं। यकम जनवरी 2023 वाले दिन सबसे पहले 2022 का फाइनल आना था, उसने सवाल में दिया ही नहीं। क्या दिया? नहीं दिया। उसने बोनस इश्यू दिया, लेकिन इंटरम डिविडेंड के तौर पे दिया, यहाँ पे लिखा भी होगा, और ये जुलाई 23 में होगा। ठीक हो गया? कितने परसेंट है? 25% है। 25% किसका लेंगे? शेयर कैपिटल कितना है? 2640। तो 2640 का लिए 25%, 660। कितना बंदा है जी? ये चूंकि बोनस शेयर है तो ये प्रीमियम में से माइनस होना चाहिए, लेकिन प्रीमियम में इतना बैलेंस पड़ा नहीं हुआ। प्रीमियम में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 323। तो 323 में से 660 तो नहीं ना माइनस हो सकता। 323 में से मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते हैं? 323 ही कर सकते हैं। तो 323 करेंगे, बाकी का कहां से माइनस करेंगे? रिटेन अर्निंग में से माइनस करेंगे। यहाँ तक क्यों? चलो कर ले, कर ले, फिर यही आंसर आना करके ले। कर तसली होना बहुत जरूरी है। कर जल्दी कर, जल्दी जल्दी, स्पीडो स्पीडी। 2640 लिखी दिया है और वैल्यू। हेलो जी 10। जल्दी करो, शाबाश।
ले लो 25%। ये 66 क्या है रुपये? वो जो तू कटिया हूं तेन पता भी तो होना चाहिए था की कटिया तू। ये क्या है? 66 फीस ही तो हूं की करिए किससे तो की आंसर आएगा? अल्लाह ही खैर करे, आज कोई 700-800 आंसर ना आ गए बस। 600 मतलब 66 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आंसर आना। 40 आ गया, चलो शुक्र। और समझ लगी बात? अब बच्चों ये बात थी जुलाई की, अब हम अक्टूबर में आ गए। अक्टूबर में क्या हुआ? 40 मिलियन राइट शेयर वर इशूड इन अक्टूबर 2023 एट 18 पर शेयर। अब बच्चों पार वैल्यू 10 रुपए है, 8 रुपए क्या है प्रीमियम है। तो मैं 40 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, फिर 40 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो शेयर प्रीमियम आ जाएगा। नहीं समझ रहे? 40 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 400। फिर 40 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 8 से, तो आंसर क्या आएगा? 320। 8 चौका 317। तेरा पहाड़े का सत्यानाश होया हुआ है। 40 जरा 8 317 की करे बंदा कसम है कौन दा। अब यहां पे आगे कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन वर इनकर्ड। अब याद रखना बच्चों, अगर आप बोनस राइट शेयर इशू करते हो उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है तो वो वहीं से माइनस होगी जहां पे उसका प्रीमियम। प्रीमियम वैसे कितना आना चाहिए था? 320। लेकिन अगर उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई है, मतलब आपने प्रोमोटर्स को, ब्रोकर्स को कमीशन दिया है शेयर बेचने पे, तो वो कमीशन उसी जगह पे माइनस होगा जहां पे प्रॉफिट रिकॉर्ड की है। इन शेयर को बेचने में प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ? 10 का शेयर 18 में बेचा ना, तो प्रॉफिट हुआ है। तो जहां पे प्रॉफिट जा रहा है खर्चा भी वहीं पे जाएगा। प्रॉफिट कहां पे गया? प्रीमियम में, तो खर्चा भी कहां जाएगा? खर्चा प्रॉफिट लॉस में नहीं लेके जाएगा। मैचिंग कंसेप्ट, जहां पे उसका प्रॉफिट जा रहा है वहीं पे उसका खर्चा जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो किताबों में लिखा हुआ है, आईकॉम ने कभी टेस्ट नहीं किया था, वो उसने इस सवाल में टेस्ट कर लिया कि शेयर इशू करते वक्त अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर हो जाएगी तो वहीं पे माइनस होगी जहां पे उसका आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। ठीक है, आईकॉम की बुक में लिखा हुआ, लेकिन आईकॉम ने कभी टेस्ट नहीं किया था, इस सवाल में टेस्ट किया उसने। तो बच्चों 320 का प्रीमियम रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन 320 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो फाइनल प्रीमियम कितना बनता है? 317। क्या बच्चों ये 317 पहले लिख के मैं यहां से 660 माइनस कर सकता था? हाँ? नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? पहले हुआ था ना। हाँ, इंटरनल जुलाई में हुआ था और ये अक्टूबर में हुआ। अक्टूबर में हो रहा है। तो अक्टूबर पहले और जुलाई बाद जो नहीं हो सकता। समझ आ रही है? मतलब काका पहले शादी बाद हो सकता है। हाँ, मैं तेरा ऐसा सा फ्यूचर साहब ला रहे हैं। तेरा तो बनना पे पूरा केस। समझ आ रही है? ऐसा ऐसा तो ऐसा मिलाता पे को क्लिनिक तब लगा ना, तो लवदा नहीं गया। टेंशन तो मैं लगी। कोई नहीं पुत्र हूं तेरा तो FIR ही होगी, टेंशन ना ले। आजकल वैसे बड़े केस चलते पे ने गोलियां मारन दे, ते हुन मुंडा लभदे पे ने। अगली बारी तेरी है। अच्छा जी, और समझ लगी बात की? तो अब अक्टूबर में पहुंच गए। अक्टूबर के बाद क्या आना है? नवंबर दिसंबर में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब है प्रॉफिट ही आएगा पीछे। अब 2023 का प्रॉफिट कितना है? 575। इसमें कोई गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ क्या है? इस 575 में एक तो ग्रांट आनी है 75 की, और एक रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है, वो आना है। सरप्लस इसमें नहीं आना ना। सरप्लस तो ओसी में जाता होता है ना, वो तो सीधा स्टेटमेंट चेनी कुड़ी में आएगा। इसमें पहला अगर कोई लॉस हुआ है तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता होता है। और अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट है
वो इसमें आनी है। और ठीक है जी, यहां तक की बात समझ लगी। तो बच्चों इस 575 को ठीक करना पड़ेगा, इस 575 को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। अब जरा देखो 575 उसने आपको प्रॉफिट दिया 2023 का, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट क्या करनी है, जमा करनी है। फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर जो रिवैल्यूएशन लॉस है वो पहली दफा लॉस है, पहली दफा लॉस हमेशा कहाँ जाता है, प्रॉफिट लॉस में। कितना लॉस है फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर, 450 का, ये सीधा सीधा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। ये 450 का सरप्लस प्रॉफिट लॉस में जाएगा, नहीं। ये सरप्लस प्रॉफिट लॉस में जाएगा, नहीं। ये ओसीआई में ज्यादा होता है, प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता। लेकिन इनकी डिप्रेशन में पंगे हैं, याद है कुछ कुछ। उसने कहा था कि हमने रीवैल्यूएशन को एडजस्ट ही नहीं किया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो डिप्रेशन जितनी भी कैलकुलेट की हुई है वो गलत है, डिप्रिसिएशन ठीक करनी है। फॉर एग्जांपल उसने ऑफिस बिल्डिंग पर डिप्रेशन किस वैल्यू पे चार्ज की होगी, 750 पे, किस पे होनी चाहिए थी, 1200 पे। तो 1200 पे करने के बजाय हम सिर्फ 450 पे कर लेते हैं। तो 450 पे डिप्रेशन एक्स्ट्रा चार्ज करनी है कि कम करनी है, एक्स्ट्रा चार्ज करनी है। यहां तक की बात समझ लगी। अब उसकी लाइफ कितनी है, 909। तो 450 को किस पे डिवाइड करेंगे, 9 पे। डिप्रेशन बढ़ानी है कि कम करनी है, बढ़ाने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो 450 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे बच्चों, तो 50 से डिप्रिसिएशन जब बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा। अब अगला पॉइंट, यहां तक की बात समझ लगी। फैक्ट्री बिल्डिंग के बारे में सोचती, उसने किस वैल्यू पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, 1000 पे। करनी किस पे चाहिए थी, तो ज्यादा कर दी उसने कि कम कर दी, ज्यादा कर दी। हमें क्या करना है, कम। अब जब हम डिप्रिसिएशन को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 550 को किस पे डिवाइड करेंगे, तो 5 पे डिवाइड करेंगे। करें जरा शाबाश, सॉरी 450 को डिफरेंस डिफरेंस को करना है, 450 डिवाइडेड बाय 5, तो 90 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लॉजिक समझ आ रही है। ये 575 कहां से लिया, क्लियर है। 75 जमा क्यों हुआ ये बात समझ आ गई, 450 माइनस क्यों हुआ ये बात समझ लग गई, 50 माइनस क्यों हुआ ये बात समझ लग गई, 90 जमा क्यों हुआ ये बात समझ लग गई। अच्छा अब अगला पॉइंट है, यहाँ पे उसने कहा था कि 40% लैंड उसने बेच दिए, बेच दिया ना उसने। तो 40% लैंड का मतलब क्या है, उसने 400 रुपए का लैंड निकाला, बेच दिया। हमारे हिसाब से 400 नहीं निकलना चाहिए था, 1250 का 40% निकलना चाहिए था। ये ध्यान से मेरी बात समझनी है, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। यही वो एरर है जो आप कमेंट्स में पढ़ेंगे कि ये एरर उन्होंने उनसे गलती होगी। अब बच्चों पॉइंट ये है, उसने अपने सवाल में बताया है कि लैंड कितने का बेचा है, कोई नहीं बताया। अब हमें अपनी तरफ से अज्यूम करना पड़ेगा कि कितने का बेचा हो, उसने नहीं बताया, अपनी तरफ से अज्यूम करना पड़ेगा। अब जरा इमेजिन करें, फर्ज करो हमने लैंड बेचा 800 रुपये, कितने का बेचा, 800 का। उसने जब रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड ही नहीं की, तो उसकी किताबों में तो लैंड 1000 का ही पड़ा होगा ना, उसकी किताबों में लैंड कितने का पड़ा होगा, 1000 का। तो 1000 में से उसने कितने परसेंट बेच दिया, तो कितने रुपए का बेचा, 400 का लैंड 800 में बेचा होगा, बेचा होगा। अब बोलो तो सही, तो उसने कितना गेन रिकॉर्ड किया होगा, 400 का। हम कह रहे हैं कि भाईजान साल के पहले दिन वो लैंड 1250 का हो गया था, साल के पहले दिन वो लैंड कितने का हो गया था, 1250 का हो गया था। इसका मतलब है फिर किताबों से जो कैरिंग वेरियंट निकलनी चाहिए थी वो 1250 का 40% निकलना चाहिए। कितने बनता है, 500 पूरा। बेचा उसने कितने का, बेचने वाली वैल्यू सेम रखेंगे क्योंकि वो तो नहीं ना चेंज हो सकती। तो गेन कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था, 300 का गेन रिकॉर्ड होना चाहिए था। वो कितना गेन रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है, 400 का। तो कितना गेन वो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है, 100 का। तो होंगे कि तुम्हारा 100 का गेन गलत है, नहीं समझ रही। तो बच्चों ये 100 का गेन भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्सल ऑफ गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, 100 का गेन रिवर्स करेंगे। हौसला हौसला, यहाँ तक की बात में लगी। अब अगला बच्चा कहता है कि सर जी अगर 800 ना रखते, 800 की जगह क्या करते, 200 रख देते, तो ये 200 कर लेते दोबारा, तो फिर गेन नहीं आया होना, लॉस आया होना। सोचो
लॉस आया होगा ना, यहाँ पे कितना लॉस आया होगा, 200 का। तो यहाँ पे कितना लॉस आया होगा, 300 का। उसने जो लॉस रिकॉर्ड किया है वो कम किया है। हमारे मुताबिक लॉस क्या होना चाहिए, ज्यादा रिकॉर्ड होना चाहिए। कितने से, 100 से। 100 से लॉस मजीद रिकॉर्ड करने का मतलब है प्रॉफिट प्लस होगा कि माइनस होगा, लॉस ज्यादा करना है तो प्रॉफिट, तो वंस अगेन 100 माइनस ही होना। नहीं समझ आ रही तो उसने सवाल में आपको सेल प्राइस नहीं बताई, आप जो मर्जी ज्यूम कर लें, आंसर सेम आएगा। ये है वो पॉइंट जो आज तक आई आपने कभी टेस्ट नहीं किया, इस सवाल में टेस्ट किया उसने, कि उसने नहीं बताया लैंड कितने का बेचा। तो लैंड आप 400 का ज्यूम कर लें, 500 का कर लें, 600 का कर लें, 200 का कर लें, लॉस आ जाए प्रॉफिट है। हाँ है। वो क्या है कि इस लैंड पे कितना आपने गेन रिकॉर्ड किया है, 204। इसका ले लें 40%, गाली खत्म करें। हेलो, तो इसका अप्लाई वाह, तो तेरे समझ नहीं ना, नहीं प्लस करना है कि माइनस करना है। 10 में इस तरह आ गया आंसर, प्लस करिए माइनस करिए, गेन था ना तो ज्यादा हो गया, अलग हो गया, माइनस कर दो। तो ज्यादा हो गया तो ज्यादा करना, माइनस क्यों करें, बस निकल गई बात। लॉजिक देनी है मैनू कि 250 का ले ला 40%, ये गेन है, लॉस नहीं है, तो प्लस करना चाहिए, माइनस क्यों करना। तो सर ये 250 हमने ज्यादा चार्ज कर दिया ना, क्या, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज। लैंड पे, शाबाश शाबाश शाबाश। इस तरह समझाए ना ताकि मैं लैंड डेप्रिशिएट कर दूं, इस तरह मुझे समझ आ जानी थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लैंड डेप्रिशिएट कर देना। फिर कहना मैं इतने पता नहीं बैठा क्यों है, मुझे तो अला तलीम के लिए यूके जाना चाहिए था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गार्डन डाउन में। यहाँ पे तो आए दिन बारिश होती रहती है, पानी खड़ा हो जाता है, मेरे गिट्टे डूब जाते हैं पानी में। हाँ जी, तो 250 का 40%, हाँ जी। 250 का हमने बेचना था, हमने 1000 का बेच दिया। नहीं 250 बेसिकली आपका टोटल लैंड के ऊपर सरप्लस है, वही सारा लैंड नहीं बेचा, अगर सारा लैंड बेचा होता तो 250 आंसर आना था। 40 बेचा था ना हम लोग पहले। टोटल लैंड पे कितना गेन है, 250, हमने सारा लैंड नहीं बेचा, कितना बेचा, 40, तो 250 का 40%, 100। वो 8 है, नहीं नहीं होगा, लेस हो, उसकी लॉजिक ये नीचे बताइए मैंने आपको, यहां से आपको बात समझ है सर आप इधर से टेबल आ सकते हैं। क्या। जैसे हाँ, उधर से मैं लॉजिक ये है उसकी जो कि आपको समझ नहीं आ रही। लॉजिक ये है कि जब आपने लैंड बेचा तो आपने तो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से बेचा ना, तो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से आपकी कैरी वैल्यू क्या थी, कम, सेल वैल्यू क्या थी, ज्यादा, गैप ज्यादा था, गैप ज्यादा ज्यादा था। लेकिन जब आप उसको फेयर वैल्यू पे बेच रहे हैं ना, तो फेयर वैल्यू और सेल प्राइस के दरमियान गैप कम हो, नहीं ना प्यारा पल्ले। देखो, फर्ज करें मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल आपने लिया था 20,000 का, कितने का लिया था, 20,000 का, बेचा आपने 80,000 का, तो कितना आपने गेन रिकॉर्ड किया होगा, 60 था, ऐसी है। लेकिन जब आपने इस मोबाइल को रीवैल्यू कर दिया होगा, तो रीवैल्यू करने के बाद ये मोबाइल बढ़ गया होगा ना, फर्ज करिए 30 का हो गया, तो सेल प्राइस तो यही रहेगी ना, तो आपका गेन कम हो जाएगा, फेयर वैल्यू बढ़ने से गेन कम हो जाता है। अब समझ आइए, अब आपको गेन क्या हो जाएगा, 60 की बजाय 50 का हो जाएगा, क्योंकि उसने कॉस्ट मॉडल के मुताबिक गेन रिकॉर्ड किया तो कम रिकॉर्ड किया, तो कॉस्ट मॉडल के मुताबिक उसने गेन रिकॉर्ड किया तो ज्यादा किया क्योंकि गैप ज्यादा है। लेकिन जब आप रीवैल्यू कर लेंगे तो गैप कम हो जाए, ठीक है। गल मोबाइल से जो आती तो गल ਉਹਦੀ समझ आती, क्योंकि लैंड अभी ले नहीं सकते, क्योंकि लैंड का हमें समझ नहीं आ रही, तो फिर हम लैंड को डेप्रिशिएट भी कर देते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों इस प्रॉफिट में 1 2 3 4 5 पंगे थे,
कितने पंगे थे? 5। पहला गवर्नमेंट ग्रांट का पंगा, फिर फैक्ट्री बिल्डिंग पे लॉस है पहली दफा। अगर दूसरी दफा होता तो ये लॉस पहले जाना था रिवैल्यूएशन सरप्लस में, कुछ बचा कुछ लॉस यहाँ पे आना था, क्योंकि ये पहली दफा ही लॉस हो गया तो सारा लॉस यहाँ पे आएगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग कम चार्ज हुई थी, उसको बढ़ाना था, और फैक्ट्री बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगी थी, उसको कम करना था। और जो लैंड बेचा उस पर गेन या लॉस कुछ भी आया हो सकता है, गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो जो कुछ भी है वो माइनस करना है यहाँ। मैंने आपको गेन से भी एग्जांपल दे दिया, लॉस से भी एग्जांपल दे दिया। आप 800 ज्यूम कर लें, आप 200 ज्यूम कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर ये फेयर वैल्यू 1250 की जगह 900 होता फिर हम 8 करते। 900 होता हाँ तो क्या होता? लॉस होता, लॉस होता ना 100 का, तो 100 का पूरा लॉस प्रॉफिट लॉस में आना। 100 का पूरे 100 का मतलब अभी तो बेचा ही नहीं, बेचने से पहले क्या हो गया 100 का लॉस, वो 100 का लॉस ऐसे ही यहाँ पे रिकॉर्ड होना जैसे ही 450 का लॉस रिकॉर्ड किया हो। फिर उसके बाद आपकी अब वैल्यू नीचे चली गई है, 1000 थी ना, अब किस पे चली गई है? 900 पे। अब जब आप बेचेंगे आपका जो गैप है वो ज्यादा आना चाहिए। मतलब सादे अल्फाज में वही एग्जांपल ले लेते हैं जी। अब आपका मोबाइल कितने का था? 20 का था। अब आपको जब लॉस हुआ है तो अब आपका मोबाइल कितने का हो गया? 15 का। पहले आपका गेन 60 का था, अब आपका गेन ज्यादा हो जाना चाहिए। कितना हो जाएगा ये? 65 का हो जाएगा। तो इसका मतलब है उस सूरत में यहाँ पे प्लस हो जाना। मोबाइल नहीं समझ आनी, क्योंकि मोबाइल ही तो स्टेक पे लगा हुआ है इस वक्त। समझ रही है बात? इस साल के प्रॉफिट में ये 1 2 3 4 5 पंगे थे, तो जाके प्रॉफिट हमने ठीक करना है। वो कितना आएगा प्रॉफिट? 140 का। तो ये 140 का प्रॉफिट है जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ये समझ आएगी बात? 140 का प्रॉफिट। फिर उसके नीचे लिखेंगे रीवैल्यू सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर। इसमें कौन कौन सरप्लस आ रहा है बच्चों? 450 का आ रहा है और एक 250 का आ रहा है। नीचे वाला जो लॉस है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे, तो टोटल सरप्लस जो आएगा वो कितना आएगा? 700। यहां तक की बात सुन लगी? फिर उसके बाद जो लैंड बेचा है, हमने पढ़ा है कि सरप्लस को हम ट्रांसफर करते हैं, या तो एनुअल ट्रांसफर करते हैं या डिस्पोजल पे ट्रांसफर करते हैं। याद है कुछ कुछ? सरप्लस को हम ट्रांसफर करते हैं या तो एनुअल ट्रांसफर करते हैं या डिस्पोजल पे करते हैं। अब लैंड का सरप्लस पड़ा हुआ कितना? 250। जब 40% लैंड बेच दिया है तो उसका 40% सरप्लस भी तो रिटेन अर्निंग में जाना चाहिए। जब 40% लैंड बेच दिया है तो उसका सरप्लस कहां से कहां जाना चाहिए? सरप्लस से निकल के रिटेन अर्निंग में जाना चाहिए। बाकी जो 450 का ऑफिस बिल्डिंग का सरप्लस पड़ा हुआ है वो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड होगा, तो वो रिटेन अर्निंग में जाएगा। यहां तक की बात सुन लगी? तो 250 का 40% ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू ऑन डिस्पोजल फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, 100 का ये हो गया। अब अगला पॉइंट, 450 का सरप्लस ऑफिस बिल्डिंग का पड़ा हुआ है, इस 450 को डिवाइड करो 9 पे, क्या आएगा? 50। तो 50 का वो सरप्लस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाए। ये है वो टेक्निकल पॉइंट जिसकी वजह से सवाल 20 नंबर का। अब समझ आइए? अब सोचो कितने ऐसे लेजेंड होंगे जो ये इतनी डिटेल तक सोच ही नहीं पाए होंगे। अब समझ लगी बात की? अब अरे ये सारा क्लियर है जी? प्रॉफिट क्लियर हो गया। सरप्लस 700 का था, डिस्पोजल में कितना? 100 का ट्रांसफर, फिर 50 का ट्रांसफर, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकल आया। ये ऑफिस बिल्डिंग का, ऑफिस बिल्डिंग का हर साल ट्रांसफर करना है कि नहीं करना? 450 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे। और समझ लगी बात की? किस अटेम्प्ट में सवाल आया था ये? स्प्रिंग 24 में आया था। तो जरा इसके कमेंट्स पढ़ते हैं, जरा देखें अबाव अजदाद ने क्या किया था।
सवाल नंबर कौन सा दिया? सेवन। चेक कर लो कितने परसेंट लोगों का सवाल ठीक हुआ? 18% ओनली। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 7। ले जी, पहली गलती, द वर्ड रीस्टेटेड वाज इग्नोर्ड इन द रीस्टेटेड बैलेंस एंड प्रॉफिट फॉर 2022। अब जरा देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले जब एरर आता है तो क्या करते हैं, पिछले तमाम बैलेंस के साथ रीस्टेटेड आता है। 2021 के बैलेंस के साथ रीस्टेट आएगा, 22 के साथ आएगा, 22 के एंड तक आएगा, 23 में नहीं आएगा क्योंकि 23 तो आपका पहला साल है जो पहली दफा पब्लिश होना है। तो रीस्टेट का वर्ड बच्चों ने इग्नोर कर दिया। नो एडजस्टमेंट वर मेड टू द गिवन प्रॉफिट फॉर द 2023। ये है वो असल मसला। वो 5-6 मसले बच्चों ने किए ही नहीं। उन्होंने कहा इन्ने मसले कौन करे, उन्होंने कहा चुप करके ना क्या करो, अब 575 लिख दो बस। इतने स्यापे में कौन पड़े। अगला पॉइंट, द करेक्शन ऑफ एरर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ग्रांट वाज ओनली टेकन टू 2022 प्रॉफिट विद 75 मिलियन। 22 के प्रॉफिट में 75 मिलियन उन्होंने डाल दिया, ठीक हो गया। और हालांकि 20 का और 21 का इकट्ठा मिला के 22 की ओपनिंग रिटेनरी में जाना था, वो बच्चों ने मिस कर दी। द ट्रांसफर ऑफ रिवर्स सरप्लस ऑन डिस्पोजल वाज नॉट प्रेजेंटेड। ये वही पॉइंट है कि वो जो 250 का, इस देखो ना 700 के अंदर लैंड का पड़ा हुआ है ना सरप्लस, कितना 250, तो जो लैंड बेच दिया उसका सरप्लस निकाल के रिटेनरी में ट्रांसफर करो। क्यों? क्योंकि वो अनरियलाइज प्रॉफिट से रियलाइज प्रॉफिट हो गया। समझ लगी है? ये वो 4 मोटे मोटे मसले हैं जो बच्चों से गलतियां हुई हैं। ये आपसे भी हो सकती हैं अगर आपने ध्यान से प्रैक्टिस ना की। ठीक है जी, तो आज बच्चों जाके इन सवालों को रिवाइज करें, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल देखेंगे। एक दफा